स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। हमने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था, बेसिकली इंट्रोडक्शंस चैप्टर्स थे। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर में देखा था, सेकंड में था मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ा था। आज हम लोग थर्ड लेक्चर होगा। थर्ड लेक्चर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ को। कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस करेंगे बिकॉज वन ऑफ द बेसिक्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और उसको अच्छे से अरेंज करेंगे। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। उस लॉ को स्टेट्स किया गया है जिससे हर एक लॉ का अपना स्टेटमेंट होता है। इस लॉ में द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of the distance between them. Act along the direction along the straight line joining of the two charges. ये स्टेटमेंट है, इसको अगर हम लोग समझना चाहें जनरली तो बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जब दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज किसी सेपरेट डिस्टेंस पे रखा हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। आर होता है उसका स्क्वायर होता है। दिस इज रिटन देयर। नेक्स्ट है, हम लोग इसको थोड़ा सा कैटेगोरिकली एक्सप्लेन करेंगे थ्योरेटिकल पार्ट कैसे एज ए फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म में आते हैं। हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर टू पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2। हमने क्या किया, कंसीडर टू पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेट बाय डिस्टेंस R। हमने एज्यूम कर लिया कि दो पॉइंट चार्ज है, एक हमारा है Q1, एक हमारा Q2 है। दोनों कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। लेट अस एज्यूम F बी द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, और इस दोनों फोर्स के बीच का क्या होगा, वो F फोर्स होगा। हमने बेसिकली जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ा था तो बोला था कि अट्रैक्शंस और रिपल्शंस सेम चार्ज विल रिपेल एंड डिसिमिलर चार्जेस और अपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट। अगर मान लो फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ दैट हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि Q1 एंड Q2 आर डिस्टेंस पे अवेलेबल है, तो कूलम्ब्स लॉ क्या क्या इंटरप्रेट करता है उसको मैथमेटिकली हम लोग अब देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ वो स्टेटमेंट में हम लोग को मैथमेटिकली क्या इंटरप्रेट करने को मिला। मैथमेटिकली इंटरप्रेट कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस चार्जेस। ये हमने देखा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। देन और क्या बोला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम का होल स्क्वायर। ये पता है। यहाँ पे एक एस्पेक्ट होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको बोलते हैं इनवर्स थ्योरी। इसको हम देखेंगे। अब देखिए, प्रोडक्ट ऑफ देम F directly proportional to Q1 and Q2 and F directly proportional to 1 by R square। इसको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहें तो F directly proportional to Q1 Q2 by R square। ये हमारा फोर्स कूलम्ब्स लॉ, इसके स्टेटमेंट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। हमने यहाँ लिखा था, उसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आफ्टर दिस थ्योरी। दिस फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ ये फॉलो करते हैं कि 1 बाय आर स्क्वायर। आप इसको जहां भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे या फिर मॉडर्न में पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग बहुत होता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मीनिंग होता है जो भी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, मैग्नेटिक हो, दे मस्ट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका एक रीजन होता है, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो जेम्स चैडविक ने किया था चार्ज की प्रॉपर्टी पे, उसने देखा दो चार्ज के बीच की प्रॉपर्टी तभी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव नेचर की होगी जब वो फोर्सेस क्या करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा। दैट्स व्हाई दिस फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसलिए ये 1 बाय आर स्क्वायर जेम्स चैडविक के स्टेटमेंट से आता है, जिसने नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट किया था कि हम लोग क्या दो ऑब्जेक्ट को एक ही साथ रखने पे हमेशा अट्रैक्शन रिपल्सन किस कंडीशन में होगा, जब वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 1 बाय आर स्क्वायर रूल को फॉलो करेगा, जिसका दूसरा नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इन दैट केस चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होगी, या तो अट्रैक्टिव होगी नहीं तो रिपल्सिव होगी। ठीक ना। अब हमने इसको मैथमेटिकली देखा। अब इसको कुछ करना चाहे तो हमको पता है कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक नया सा कांस्टेंट आता है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक नया सा कांस्टेंट बाय द एक्सपेरिमेंट आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द फोर्स। अब हम लोग देखेंगे डायरेक्शन क्या होता है, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। यहाँ से हमको एक नया सा एस्पेक्ट मिलता है, एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग K को इंट्रोड्यूस करते हैं
के का वैल्यू होता है 1/4πε0, दैट्स वाइज फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हमें इन जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखता है। हम लोग इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द के, व्हाट इज द एप्सिलॉन। पहले आप इस स्टेटमेंट को लिखिए अच्छे से, पूरे को अच्छे से लिखिए आप लोग, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। F इज इक्वल टू, इस रिजल्ट को हम थोड़ा सा अप्लाई करें, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमको यहाँ पता है, हम लोग देखना चाहे तो क्या होता है, वेयर Q1 Q2 एंड K एंड R। तो इससे हमको पता है Q1 Q2 इज द चार्ज, तो हमको पता होना चाहिए Q1 फर्स्ट चार्ज, K को हम लोग बोलते हैं एज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। चला थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, where Q1 is the first charge, Q2 is the second charge, K is the proportionality constant and R is the distance between them charges। तो एक ऐसा कांस्टेंट है, हम लोग सर व्हाट इज द K, तो हमने देखा था K का वैल्यू होता है 1/4πε0 और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। अगर हम लोग उसका यूनिट देखें तो यूनिट लिखने के लिए बस सिंपल सी बात है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखो ये वैल्यू होता है, एक यहाँ नया सा टर्म आ गया, उसको स्टार ले लेंगे एप्सिलॉन। ये इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस टर्म को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका अगर हमें कभी इसको रीड करते हैं एप्सिलॉन नॉट, मैं इसको लिख देता हूं रीड एज। रीड करने का तरीका होता है एप्सिलॉन, साइलेंट अलग होगा, नॉट अलग होगा, ठीक ना। तो हमको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि इसको रीड कैसे करते हैं। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और रीड करते हैं एप्सिलॉन नॉट। अब इसको अगर देखना चाहें तो इसका अपना अपना पर्टिकुलर वैल्यू होता है। यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। समहाउ बेसिक्स क्वेश्चन आया है, इस टर्म का डायमेंशन बहुत बार पूछा है। इस टर्म का डायमेंशन पूछा है तो हम लोग इसको मैथमेटिकली डील करेंगे, डायमेंशन को कैसे सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे इसका कुछ वैल्यू होता है, ई नॉट का होता है 8.85 10⁻⁻11। अगर इसको देखें तो दो रीजन है। अगर इसका यूनिट लिखना चाहें तो ये एप्सिलॉन नॉट उधर तो के नीचे आ जाएगा, तो 1/k इज द यूनिट ऑफ कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और हम सबको पता है कि 4π एक कांस्टेंट है। 4π को अगर हम लोग डील करेंगे तो हमको अप्रॉक्सीमेटली k का वैल्यू ये मिल जाएगा। तो स्लाइडर इन द नोट पॉइंट्स अगर हम लोग देखना चाहें तो हमने दो चीज देखा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k इज द सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो 1/4π एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसका वैल्यू अगर हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पुट करें तो हमको क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर मिल जाता है। तो हमको यहाँ से एक सारा इस फोर्स में जितने भी कंपोनेंट थे सबका आइडिया मिल गया। यहाँ से दो क्वेश्चन राइज होता है समहाउ, जो बेसिक्स क्वेश्चन है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज द डायमेंशन, बिकॉज हमने यूनिट लिखा है और हमने यूनिट कैसे लिखा है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, और डायमेंशन कितना होगा और इस टर्म का डायमेंशन क्या होगा। बिकॉज इजिली समटाइम्स छोटे छोटे एग्जाम में, मेंस में तो नहीं, बट इवेंचुअली नीट के लेवल पे चाहे स्टेट इंजीनियरिंग लेवल पे दे कैन आस्क फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस और इसका रिलेशन से आपको पूछ सकते हैं। इसलिए इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को देख रहे हैं कैसे करेंगे। एप्सिलॉन नॉट और के डायमेंशन इनको क्लियर करना है तो मैं जस्ट उस फॉर्म को लिखता हूँ और हर एक को सेपरेट बाय एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे होगा। हमने क्या लिखा था, 4 इनिशियली वी कैन स्टार्ट विद एप्सिलॉन नॉट। फोर्स का डेफिनेशन पता है, फोर्स इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होगा। अगर हम सबसे पहले यूनिट की बात करें हम लोग क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय फोर्स इंटू 4π। कैसे हम लिख सकते हैं, हमें क्या पता है, ये जो टर्म 4π है, 4π कांस्टेंट है, उसको हम लोग कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता है,
जनरली तो क्या होगा, जितने भी रिवर्स क्वांटिटीज हैं उसको लिखना चाहेंगे। अब देखो हमने क्या लिखा था, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, यू कैन राइट इट कूलम इनटू कूलम, कूलम स्क्वायर होगा क्योंकि चार्ज 2 टाइम्स है, Q1 Q2 यूनिट को मल्टीप्लाई होगा कूलम होगा। फोर्स का क्या होता है हमारा, न्यूटन होता है स्टैंडर्ड यूनिट, और आर डिस्टेंस है तो इसका होगा मीटर स्क्वायर, जो हमको पहले भी मिला था। अब देखो हमको यहाँ से आ गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब बोलेगा डायमेंशन कैसे लिखेंगे, दिस इज यूनिट। अब डायमेंशन कैसे लिखेंगे, अगर हमको यूनिट लिखने आ गए तो डायमेंशन लिखना बहुत ही आसान है। अब देखो यूनिट क्या है इसका, अगर हम लोग देखें कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो हमको पता है स्टैंडर्ड कंडीशन में MLT मास लेंथ एंड टाइम का प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले रिलेशंस निकालने होंगे। हमने जब इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज पढ़ा था तो चार्ज के बारे में क्या पढ़ा था, Q इक्वल टू I इंटू टी होता है, क्योंकि Q बाई टी करंट होता है। तो हम लोग लिखना चाहे इसको तो I इंटू टी का स्क्वायर लिखेंगे, बिकॉज चार्ज को एलटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q से, करेक्ट। और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर है क्योंकि हमको यूनिट का कंसीडरेशन बहुत रिक्वायरमेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए हमको पता है करंट का स्टैंडर्ड डायमेंशन I होता है और टाइम का T होता है, तो हम लोग लिख लेते इसको करंट का एम्पियर इंटू टी होल स्क्वायर। ये हमने डायमेंशन लिख दिया क्योंकि हमको डायमेंशन चाहिए था, तो I का करंट का एम्पियर A यूनिट उसका डायमेंशन को A से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को T से करते हैं कैपिटल T, तो लिख लिया। फोर्स का डायमेंशन हमें सबको पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का M एक्सेलरेशन का LT माइनस 2, तो क्या होता है M LT माइनस 2, और पता है मीटर स्क्वायर का L2 होगा। इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो सबको ऊपर लेके जाएंगे, M का -1 L का -3 एंड T का देखेंगे क्योंकि L स्क्वायर इंटू L L क्यू होगा, ऊपर जाकर L -3 हो जाएगा। अब ऊपर है T स्क्वायर, नीचे से T स्क्वायर देखो A स्क्वायर इंटू T4, दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। हमको बहुत बार एग्जाम में आया इस पे क्वेश्चन, तो आप इसको ब्रैकेट लगा के लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमको सबको पता है M मास रिप्रेजेंट कर रहा है, L लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, A एम्पियर करंट का रिप्रेजेंट कर रहा है और T टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमको डायमेंशन आ गया M-1 L-3 A स्क्वायर T4, बिकॉज यहाँ पे T स्क्वायर है और नीचे का T स्क्वायर भी ऐड हो जाता है, क्या बन जाएगा वो T4 हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का डायमेंशन था, किसके बारे में, एप्सिलॉन नॉट के बारे में। इसको लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, वैसे हमें तो ये पता है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड के बारे में चर्चा करी थी पहले बार में, तो हमने एप्सिलॉन नॉट को तो पहले निपटा दिया। तो हमारा क्या है नेक्स्ट टर्म में के आ गया, के टर्म में 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। हमने डायमेंशन आसानी से लिखा है, क्यों, अगर हम लोग कैसे डायमेंशन लिख सकते हैं, इसको फिर से हम लोग लिखते हैं, हुआ कैसे एक्चुअली आया कैसे। अब देखो ये फोर्स इक्वल टू के आर स्क्वायर के क्यू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हैं फोर्स इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 लिख सकते हैं। तो क्या होगा हमारा के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर इंटू Q1 Q2। अब देखेंगे फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, आर क्या है मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। इसमें कुछ नया नहीं क्योंकि हमने जस्ट पहले देखा था, उसका रिवर्स हो जाएगा। तो देखो कूलम को 1 सेकेंड राइट आई इंटू टी जो हमने पहले किया था, तो क्या लिख सकते हैं आई इंटू टी का स्क्वायर दैट इज ए यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप एक काम करें जस्ट पीछे वाले की तरह हर एक डायमेंशन में लिखना शुरू करूँ तो क्या न्यूटन को MLT माइनस 2 इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमको कितना हो रहा है M1 L3 T माइनस 4 A माइनस 2, दिस इज डायमेंशन ऑफ के। अगर समटाइम्स हमसे पूछे तो हम उसको आसानी से बता सकते हैं, अदरवाइज एक और स्टैंडर्ड रिलेशंस है डायमेंशन ऑफ के एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनवर्स रिलेशंस होता है। तो अगर हम लोग को कोई एक आता है तो हम लोग दूसरे का डायमेंशन और यूनिट निकाल सकते हैं, दूसरे का इनवर्स रिलेशन। इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इस रिलेशन देखा कूलम्स लॉ में, उससे कुछ प्रॉपर्टी है जो कि समहाउ इन एग्जाम्स यू कैन थ्योरेटिकली आस्क, तो उसको लोग समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट होता है कि कूलम्स लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर पार्टिकल्स, बॉडीज, दैट मींस पार्टिकल्स होगा या ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि ये कूलम्स लॉ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज और पार्टिकल, याद रखेंगे। इट इज एन इंटरनल फोर्स व्हिच ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर ड्यू टू व्हिच नेट फोर्स एक्ट ऑन
the system is always zero, hence momentum of the system remains conserved. इस स्टेटमेंट का मीनिंग है कि इट इज द इंटरनल फोर्स, वो ऑलवेज क्या होता है, पेयर में एग्जिस्ट करता है। जैसे अब हम लोगों ने टू चार्ज को एग्जिस्ट किया, सिंगल चार्ज पे नो एनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब्स फोर्स एक्ट। वो क्या होता है, पेयर ऑफ फोर्स होता है, ड्यू टू विच इसका नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो होता है। और हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा है, अगर एफ नेट किसी भी बॉडी पे जीरो हो तो उसका मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। दैट्स व्हाई द मोमेंटम क्या हो उसका, कंजर्व होता है। दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट हियर। थर्ड स्टेटमेंट इज देयर, इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको हम लोग जस्ट आफ्टर दिस टर्म्स लॉ डील करेंगे। सुपरपोजिशन का मीनिंग होता है द वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन। ये क्या होता है, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे विद डिस्क्रिप्टिव में इन आफ्टर दैट इस टॉपिक। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स आल्सो फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट समहाउ। सेकंड, इट इज a central force due to which torque on its particle is always zero, hence angular momentum of the particle is always constant. अब देखो हमने फिर से ये पढ़ा था वहां पे, in case of center of mass again concluding the rotations system of particle, उसमें देखा था कि अगर कोई फोर्सेस उसके कपलिंग पॉइंट्स पे होता है, अगर मिड पे होता है, उसका टॉर्क क्या होता है, जीरो। और हमने वहां देखा था कि इफ टॉर्क इज जीरो, इन दैट केस एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कंजर्व। दिस इज द फोर्थ पॉइंट and this is the last point. Electrostatic force or Coulomb's force is conservative in nature. अब conservative in nature का मीनिंग हमने फिर से मैकेनिक्स में पढ़ा है, work done by the force in a round trip is zero, that force is called as conservative force। और उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस और हैं, but work done by the force in the round trip is zero, that is conservative force। उसी तरह सिमिलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसको हम दो तीन तरीके से और देखेंगे। एक बेसिक डिस्क्रिप्शन होता है डेल ऑपरेटर, आई होप आपको पढ़ना नहीं है, वो एडवांस में पढ़ना, देखेंगे उसको अच्छे से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, व्हाई, बिकॉज इन वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज जीरो। इस प्रॉपर्टी को सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग योर एग्जाम आपको कभी भी पूछ सकते हैं, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ को थोड़ा सा मैथमेटिकली जो डिस्क्रिप्शन था उसको कुछ क्वेश्चन से और क्लियर करना चाहेंगे कि किस तरह से हम लोग उसको एप्लीकेशन में रिलाई कर सकते हैं। जो हमने फर्स्ट एग्जांपल को कंसीडर किया है, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, टू इक्वली पॉइंट चार्ज। इस चीज में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। दिस इज द वेरी लेस अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन देयर, बहुत कम कैलकुलेशन है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और उसके मीनिंग को एज इज आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हिच इज गिवन, व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेंगे, तो उसका हम ख्याल रखेंगे फ्यूचर में। टू इक्वल चार्जेस मतलब क्या है, दो इक्वल चार्ज है प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। दिस इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज द फोर्स बिटवीन देम इज 0.9 न्यूटन, देन फाइंड द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल। सबसे फर्स्ट ये है कि इक्वली चार्ज है। अब हमने क्या बोला था, कूलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर पेयर्स ऑफ चार्जेस, ऐसा नहीं कि हमने जस्ट प्रॉपर्टी में बताया था इट एप्लीकेबल फॉर पेयर ऑफ चार्जेस। तो क्या होगा, टू इक्वली चार्जेस है। कंडीशंस हमने पहले देखा था, क्या बोला यहाँ से, मान लेते हैं हमारा फर्स्ट चार्ज Q1 होगा, Q2 होगा, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर, और ये डिस्टेंस r पे होगा। अब फोर्स लगेगा, ये तो हमें पता है। अब फोर्स कैसे लगेगा, हमने वहां देखा था, अट्रैक्शन, रिपल्सन, हम लोग और डिस्कस करेंगे डीप से किस तरह जाएगा। बट मान लो इस पॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा होगा, और अगर सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन होता है, और अल्टरनेट चार्ज पे अट्रैक्शन होता है, तो ये पॉइंट इधर को एक फोर्स लगाएगा, और ये पॉइंट ड्यू टू द नेचर ऑफ सेम जगह टू इक्वल चार्जेस, तो कोई डायरेक्शन है उसका साइन भी सेम है और वो भी सेम है, तो मान लेते हैं इसका चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस क्या होगा, फोर्स F लगाएगा। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, Q1 इज इक्वल टू Q2 पता है, तो अपन क्या कर लेते हैं, एक नया Q मान लेते हैं, ठीक। और इसका R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है, और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक 0.9 न्यूटन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमसे पूछा है कि हमको फोर्स तो दिया हुआ, बट बताओ कि चार्ज कितना होगा जो इस तरह की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दो चार्जेस गिवन देयर। अब देखो कूलम्ब्स ने सिंपल से एक्सप्लेन किया था, फोर्स इज इक्वल टू, अगर हम लोग कांस्टेंट k लेके चलें, जो कि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। तो आपको लगेगा कि सर ये तो हमको k के वैल्यू याद है, रिमेंबर रहना चाहिए ऑल टाइम, 9 × 10⁹ फोर्स इज गिवन देयर, r इज गिवन देयर। अगर Q1 इज इक्वल टू Q2 होगा, हम बोलोगे सर k Q² बाय r स्क्वायर। इज दिस इजी मैथमेटिक्स? बहुत
मैथमेटिक्स है, आप बस एनालाइज करके देखना। तो फोर्स कितना है 0.9 न्यूटन इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर का वैल्यू कितना होगा 10 का स्क्वायर। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। अब के का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, क्या लिख सकते हैं 0.9 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू स्क्वायर बाय 100। अब देखेंगे इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, ये इससे कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, तो क्या होगा ये बचा हमारा एक 10, तो 10 टू दी पावर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -8, बिकॉज ये 9 था, एक चला गया तो 8 बचा यहाँ पे, तो आएगा 1/10 टू दी पावर 8, तो ऊपर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -8। इसको लिखना चाहें तो क्यू इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -8 का 1/2, तो हमको बाहर कितना आता है 10 टू दी पावर -4 कूलम, दैट इज द चार्ज। अब इसको हमको अच्छे से लिखना है। हमने एक माइक्रो का रिलेशन बताया था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन माइक्रो कूलम। तो ये चार्ज अगर हम लोग क्या करें इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें, कि हमको पता है ना 1 माइक्रो इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलम। यहाँ कितना है 4 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 100 इंटू 10 टू द पावर 6 माइक्रो कूलम होगा, जो क्या लिख सकते हैं 100 माइक्रो कूलम। दिस इज द चार्ज। बहुत ही निहायत ही आसान क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हैं, फिर उसके वैल्यू को इक्विवेलेंट करके हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को लिखिए, अच्छे से समझिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो फर्स्ट पार्ट में देखा था कि हमने चार्ज कितना निकाला, क्वेश्चन सेकंड हमारा फर्स्ट पार्ट का एक कंटिन्यूएशन है। क्वेश्चन सेकंड है इन प्रीवियस केस, मतलब सारा का सारा डाटा उधर का ही होगा। हमको बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन, इस प्रोसेस में क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लॉस होगा या गेन होगा, उसको फाइंड करना है। हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में जब देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उस समय अच्छे से डिस्कस किया था कि कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स, कैसे कैसे निकालते हैं। तो हमको इसके पीछे के फॉर्म से एक नया चीज मिल गया, चार्ज हमको मिला हुआ है 100 माइक्रोकूलम, 100 माइक्रोकूलम हमें मिला है। अब क्या पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट आना चाहिए अच्छे से। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग ही था Q इज इक्वल टू Ne, वेयर E इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। दिस इज द बेसिक एस्पेक्ट। अब देखेंगे हम लोग, यहाँ से हमें क्या पता है, हमको n ढूंढना है, n का वैल्यू पता है 100 इंटू 10 टू द -6, बिकॉज हमको कूलम में कंपेयर करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं कूलम में, इज इक्वल टू n का वैल्यू तो फाइंड ही करना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इस कूलम को देखेंगे तो हम लोग का यूनिट का कैंसिलेशन हो जाएगा, इसी तो कट ही जाएंगे, करेक्ट है। अब देखो क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ऊपर से हमको दिखता है 100 इंटू 10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाय 1.6। अगर हम लोग क्या करें, इसको एक पॉइंट को ऊपर लेके जाएं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 14 हो जाएगा, तो 1.6 इसको डिवाइड करेंगे 16 इंटू 6 96, फिर 4 बच गया, 4 इंटू 0 कितने हो 40, 60 इंटू 2 90, 16 32 8, 16 इंटू 5। इसका मतलब इतना इलेक्ट्रॉन्स एन इजकल टू जो हमको बोले लॉस या गेन जो भी होगा इस प्रोसेस में, एन इजकल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 14, क्योंकि 13 इंटू 6 19 होता है। इसको हमने फिर सब्स्टिट्यूट किया, इसको पुट किया वैल्यू को, तो हमको आंसर आ गया एन इजकल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने एक इंटरकनेक्शन का क्वेश्चन देखा, किस तरह इस कंसेप्ट को पीछे वाले कंसेप्ट से ऐड कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को भी अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को और अच्छे से समझते हैं। नंबर ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने कंटिन्यूएशन किया था, अब एक नया क्वेश्चन में डाला है। दो आइडेंटिकल स्फीयर है, उनका कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज है जो कि एप्लीकेबल होता है। इसका चार्ज क्यू है, इसका 5Q है। क्वेश्चन दिया है टू आइडेंटिकल स्फीयर kept at a distance r exert a force F on each other, जो कि जनरल एस्पेक्ट होता है। ये इस पे फोर्स लगाएंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे, दैट इज कुछ ऐसे। अगर इसको हम लोग पॉइंट चार्ज 1 मान लें,
और इसको पॉइंट चार्ज 2 मान ले। अगर ये r डिस्टेंस क्या करेगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएंगे। ये जनरल दिया हुआ है each other. Now both the sphere comes in the contact of each other and placed at their natural position. अब क्या है कि एक बार क्या करते हैं, दोनों को कांटेक्ट करवाते हैं, फिर से उसकी नेचुरल पोजीशन पे रख देते हैं। Then find the electrostatic force in terms of F. अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर ये फोर्स F लग रहा होगा तो आप क्या बोलोगे? सिंपल सा है कि फर्स्ट कंसेप्ट बहुत क्लियर है। फर्स्ट वाले पार्ट पे अगर दो डिस्टेंस, एक Q है, एक 5Q अगर रेडियस R है, तो इसका फोर्स जो भी होगा F, हमने क्या पढ़ा था? K Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब Q1 का वैल्यू कितना है? यू टेक Q और 5Q, डोंट मैटर, क्या हो जाएगा? K Q इंटू 5Q by R स्क्वायर। तो कितना आता है अपना? K 5Q स्क्वायर by R स्क्वायर। दिस इज अ बेसिक प्रॉपर्टी। नाउ अब हो क्या रहा है, ये सारी कहानी तो दी हुई है। अब क्या हो कि दोनों चार्ज को कांटेक्ट में लाते हैं। तो हमने मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ा था। जब दो कंडक्टिंग बॉडी कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है, दोनों अपने चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो उसको हम लोग वाया डायग्राम देखने की कोशिश करेंगे। मान लो ये फर्स्ट ब्लॉक, ये सेकेंड था। अब इनिशियली इस दोनों में चार्ज, इसको मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज Q डबल डैश हो जाएगा, क्या कितना होगा? Q डैश होगा। अब पता है कि हमने प्रॉपर्टी में बताया था इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है व्हेन, जब तक कि पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए। तो क्या होगा, इस पे चार्ज कितना है? अगर हम लोग चार्ज की बात करें Q1 प्लस Q2, नेट चार्ज, क्योंकि चार्ज ऑलवेज कंजर्व होता है, Q प्लस 5Q 6Q। दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे अमाउंट पे इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके फिर से वो शॉर्ट टाइम ऑफ स्पैन में वो क्या करेंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो कितना हमारा हो गया? 3Q। तो यहां से मिल गया Q डैश इज इक्वल टू 3Q एंड Q डबल डैश आल्सो इज इक्वल टू 3Q। अब क्या है कि जब पोटेंशियल इक्वल होगा, तो हमने बताया था इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या होगा इसके पास? दिस इज 3Q आ गया। अब हमारा क्या है, अगेन प्रॉपर्टी सेम यही होगा, बट इस बार क्या होगा, चार्ज कुछ अलग होगा। अब उसको देखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए नेचुरल डिस्टेंस में फिर से वहीं पे रखा है इसको। तो ये जो हमारा चार्ज था, ये भी 3Q हो गया, ये भी 3Q हो गया। तो इसने क्या कि यहाँ के बीच का एक नया सा फोर्स होगा, उसको हम लोग F डैश मान लेते हैं। प्रॉपर्टी तो वही लगेगी जो मैंने फर्स्ट लगाया था, K Q1 Q2 by R स्क्वायर। K Q1 Q2 by R स्क्वायर। व्हेन यू सॉ K1 Q1 Q2, तो क्या लिख सकते हैं? K 9Q by R स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं है। बिकॉज 3 into 3 9, Q into Q Q स्क्वायर। दिस इज आवर F डैश। अब क्या बोला है, फाइंड द न्यू फोर्स इन टर्म्स ऑफ F। तो फाइंड आउट द रिलेशंस। तो क्या करते हैं हम लोग, इस F डैश को F से डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिलेशन आता है। तो F डैश बाय F करते हैं, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F डैश? 9KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। 9KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हमने क्या निकाला था, 5KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। 5KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये दोनों कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से हमें सॉल्यूशंस आते हैं 9/5। इसका मतलब F डैश डैश जो होगा, जो F डैश होगा वो कितना होगा, 9/5 टाइम्स ऑफ F। दिस इज द आंसर। क्योंकि इन टर्म्स ऑफ F कुछ है, तो हम लोग 9/5 टाइम्स ऑफ F लिख सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन बेसिकली इन मेडिकल एग्जामिनेशन, ऑल्सो समटाइम्स इन जेईई मेंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। उसमें थोड़ा सा रिलेट करना पड़ता है क्वेश्चन को अपने एस्पेक्ट से। इसमें मेंस में भी पूछा क्वेश्चन है, और नीट में तो ये फेवरेट पार्ट है। इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो इस कंसेप्ट एक क्वेश्चन जरूरत है, इसको अच्छे से लिखिए। फिर देखें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग सेम कंसेप्ट पे रिपीट करेंगे। ओके, क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमने इसमें दो कंसेप्ट को पहले मिक्स किया है। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, अच्छे से देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्फीयर इज F in generally given there, then both of them in contact and then again placed at the original position। जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम प्रोसेस यहाँ भी किया है। इस दोनों को कंडक्ट किया, फिर ओरिजिनल पोजीशन पे सेपरेट कर दिया, देन फाइंड द न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। हमको ये ढूंढना है। उसमें एक नया सा एस्पेक्ट यह है कि वहां पे एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट था, यहाँ क्या है, अनआइडेंटिकल। हमने चार्जिंग की प्रॉपर्टी में एक स्पेशल नोट्स लिखवाया था, जो कि शॉर्ट वे था, कैसे हम लोग आफ्टर कनेक्शन, कंडक्टिंग के बाद कैसे फॉर्मूला निकालते हैं। हमने बताया था Q1 डैश इज इक्वल टू, आपको याद होगा, Q1 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 इंटू R1 एंड अगेन Q2 डैश इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय
Q1 प्लस Q2 इंटू दिस। उस फॉर्म को हम लोग रिप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए सिमिलर मेथड से, फिर हम लोग इसको सॉल्यूशन देखेंगे। कंडीशंस है कि कहीं पे सेपरेटर हम लोग मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में ये डिस्टेंस बिटवीन टू इज आर, बिकॉज टू आर रेडियस मैटर फॉर कॉम्बिनेशन। हम लोग बिफोर कनेक्टिंग से पहले कंडीशन देखते हैं। तो सेपरेट वन फोर्स एफ, इसको हम देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एफ जो फोर्स एक्सर्ट करेगा एक दूसरे के बीच में, जो कि जनरल कॉमन सा फॉर्मूला होता है, उसमें हम क्या लिख सकते हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका रिजल्ट हमें रिक्वायर्ड होगा, इसलिए मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, हम लोग के को एज इज रखते हैं। Q1 को अगर Q मान लें, इसको कितना मानना पड़ेगा, -10Q बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स हमारा, अब यहाँ पे हमको एक कंडीशन होगा, चार्ज इज अल्टरनेटिव, दैट्स व्हाई फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। हम लोग इसको और डीप से देखेंगे जब हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ का। अभी जो कुछ एग्जांपल को कनेक्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से। माइनस ऑफ के इंटू 10Q स्क्वायर, दिस इज द फोर्स जो हमको इन सेंस द रिजल्ट आना चाहिए। इसका हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, इसको हम मानते हैं फर्स्ट। अब क्या हुआ है, जो कि हमको F तो आ गया इन टर्म्स ऑफ KQ बाई आर स्क्वायर इंटू 10 टर्म्स विथ नेगेटिव साइन। बोला है कि देन बोथ ऑफ देम कनेक्टेड एंड अगेन प्लेस्ड। तो हुआ क्या है, इस दोनों को क्या किया गया, कनेक्ट कर दिया गया। हमने बताया था आपको एग्जांपल्स में, जो लास्ट डे की क्लास था उसमें, अगर डिफरेंट डिफरेंट रेडियस वाले ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं, तो इसको मान लो हमने, इसको ऑब्जेक्ट बी मान लेते हैं और इसको ऑब्जेक्ट ए मान लेते हैं। पहले बिफोर कनेक्शंस हम लोग निकालना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं Q ऑफ A इज इक्वल टू Q एंड Q ऑफ B इज इक्वल टू minus of 10Q and R of A is equal to R and R of B is equal to 2 times of R। अब देखो, जब भी कनेक्शन होगा और फिर से सेपरेट होगा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, तो क्या होगा, इसमें चार्ज का ट्रांसफरेशन होगा। अब चार्ज जब ट्रांसफर होगा तो कैसे होगा, हमने बताया था एक शॉर्टकट मेथड, मैं आपको फॉर्मूला से फिर से दिखा रहा हूँ इधर पे कैसे कर सकते थे। हमने बोला था कि जब भी किसी बॉडी पे नया चार्ज आता है, अगर QA पे आएगा, क्या बताया था हमने, Q1 पहले से मान लेते हैं प्लस QB इनिशियली गिवन देयर डिवाइडेड बाय RA प्लस RB, हमने बताया था अगेन मल्टीप्लाई बाय जिस चीज से हम लोग निकाल रहे हैं। दिस इज द फार्मूला फॉर QA एंड दिस इज फार्मूला फॉर QB डैश। ये अपना अपना चार्ज गेन कर लेगा, फिर से अपना सेपरेट हो जाएंगे, तो क्या होगा, QA प्लस QB डिवाइडेड बाय RA प्लस RB। अब हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमको Q1 डैश एंड सॉरी QA डैश एंड QB डैश अगर आ जाएगा तो अगेन वी अप्लाई द सेम कूलम्ब्स फार्मूला, और वहां से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से खोज सकते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट एनालाइज करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QA। अगर QA की बात करें तो कितना है, Q दिया हुआ है, QB कितना है, माइनस ऑफ 10Q है डिवाइडेड बाय RA कितना है, R प्लस 2R इंटू R। इसको देखने में कितना आता है, इसको सॉल्व करने के बाद माइनस ऑफ 9Q बाई 3 इतना आ रहा है, क्योंकि माइनस आएगी -10Q प्लस 3 और 2 प्लस 1 3 और RR कट जाएंगे ये यार, तो कितना रहा ये माइनस ऑफ 3Q, इस माइनस ऑफ 3Q फर्स्ट पार्ट में। अगेन सेकंड देखते कितना आता है, सेकंड में भी देखेंगे। सेकंड पार्ट को अगर सॉल्व करना चाहें, Q प्लस QB Q माइनस 10Q R प्लस 2R इंटू 2R। अब इसको देखेंगे फिर से क्या होगा, माइनस ऑफ 9Q इंटू 2R बाय 3। इस R को इसे कटना होगा, 3 से 3 आ जाएगा, माइनस ऑफ 6Q। अब सेम चार्ज है माइनस माइनस, इसका मतलब मस्ट बी रिपल्सन इज देयर। अब क्या होगा, इसके बाद जो फोर्स होगा, एज्यूम कर लेते हैं डिस्टेंस तो एज इट इज R रहेंगे जो हमने इनिशियली सेपरेट किया था, फिर से वो डिस्टेंस मान लेते हैं, फोर्स आएगा F डैश, फॉर्मूला होता है Q A डैश एंड Q B डैश बाय R, तो बदलने वाले नहीं। देखो व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ दिस इज देयर, कितना पुट करते हैं हम लोग, K फर्स्ट है 3Q माइनस में एंड माइनस में अगेन 6Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसको सॉल्व करके कितना होता है, K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू 18। क्या आपने
ये सॉल्यूशन मिल गया बिकॉज माइनस ऑफ माइनस 2 टाइम्स इज प्लस, तो हमको एफ डैश कितना मिल गया 18 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज माय सेकंड डेरिवेशन। हमने फर्स्ट निकाला था, हमको क्या बोला न्यू फोर्स ढूंढने को, इसका मतलब एफ डैश निकालना है इन टर्म्स ऑफ एफ। सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन लाइक, तो क्या करेंगे जस्ट डिवाइड द एफ डैश बाय एफ। व्हाट इज द एफ डैश 18 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस ऑफ 10 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आपको लगता है ये दोनों सेम क्वांटिटी है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमको कितना आ रहा है यहाँ से माइनस ऑफ 18 बाई 10 तो माइनस ऑफ 9 बाई 5। अगर हमसे हेंस रिजल्ट पूछे तो एफ डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ 9 बाई 5 टाइम्स एफ। दिस इज आवर सॉल्यूशन। हमने कुछ नहीं किया, बेसिक कंसेप्ट को ऐड किया, उसको फिर सॉल्व किया। बाकी इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है जितना हम लोग को लगेगा इनिशियली, बट अच्छा आसान है। क्वेश्चन में वैराइटीज है, क्वेश्चन में कंसेप्ट्स है, इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पार्ट पे कुछ वेक्टर्स फॉर्म के हम डिस्कस किए थे, वेक्टर्स फॉर्म होता है कैसे है। वेक्टर्स फॉर्म को समझने के लिए हम लोग एक ग्राफिकल मेथड से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ होता क्या एक्चुअली। इसको सबसे पहले फॉर्म में देखेंगे, 2 पॉइंट्स चार्ज q1 जिसका पोजीशन ये दिया हुआ है, q2 जिसका पोजीशन x2 and y2 दिया हुआ है, आर प्लेस्ड इन सच ए वे दैट whose position vector is r1 and r2। पोजीशन वेक्टर का मीनिंग होता है वन पॉइंट इज ऑलवेज एट ओरिजिन। अब देखो वेक्टर का रूल हमने पढ़ा था, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। r1 r2 एंड r में रिलेशंस, तो अपने पिछले की क्लास 11th में वेक्टर में कुछ ऐसा पढ़ा होगा। अगर ये वेक्टर a था और ये वेक्टर b था तो हम लोग क्या बोलते थे, दिस इज वेक्टर r रिजल्टेंट। हम लोग क्या लिखते थे, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। इज इट क्लियर? दिस इज बेसिक एग्जांपल जहां से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि फोर्स का एक्चुअली एनालिटिकल मीनिंग क्या होता है। सिमिलरली अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो हमें क्या दिख रहा है, यहां से यहां तक एक पॉइंट है, फिर यहां से यहां तक दूसरा वेक्टर है और एक रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट का मीनिंग होता है कि बोथ द पॉइंट एट टेल होना चाहिए, क्योंकि हमने डिस्कस भी किया था वेक्टर के लास्ट में कि अगर दोनों पॉइंट्स टेल पे है, वहां से और फाइनल तक का डिस्टेंस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया, यहां से यहां किसी दूसरे वेक्टर को फॉलो किया, अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट। अगर हम q1 चार्ज को देखना चाहें तो यहां से फर्स्ट वेक्टर ये था, फिर q1 से q2 मूव किया, अल्टीमेट डिजाइन क्या थी, r2 थी। तो क्या इस कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, r1 प्लस r इज इक्वल टू r2 लिख सकते हैं, जो कि बेसिक एप्लीकेशन है वेक्टर का। r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर लिख सकते हैं। अब हम लोग इस ट्रायंगल्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर इसे हम लिखना चाहें कि ये हमारा r1 वेक्टर है और ये हमारा r वेक्टर है, दिस इज r2 वेक्टर, इतना लिख सकते हैं, r2 इज इक्वल टू r1 प्लस r। तो एक तो अननोन है, क्योंकि हमने बोला कि 2 पॉइंट्स चार्ज के बीच का डिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है, तो हमको इस दोनों पोजीशन वेक्टर का रिलेशंस ऐसे एस्टेब्लिश करना है कि इस पॉइंट को हम अच्छे से डिस्कस कर सकें। तो क्या मैं यहाँ से एक अननोन सा टर्म r इज इक्वल टू r2 माइनस r उनको बाहर निकाल सकते हैं, तो r इज इक्वल टू r2 माइनस r होगा। दिस इज द एग्जैक्ट द पोजीशन वेक्टर ऑफ टू चार्जेस। अब इसको हम लोग नेक्स्ट हाफ में बाय डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। क्या होगा, एज्यूम कर लो कि हमारे 2 पॉइंट्स है, दिस इज q1 एंड दिस इज q2। अगर कोई डिस्टेंस r पे वो प्लेस्ड है, तो हमने क्या बोला था, अगर सेम चार्ज होगा दे विल रिपेल। रिपेल का मतलब है हम लोग वो कॉन्सेप्ट को हमेशा ही रिमेंबर करके रखेंगे। रिपेल का मतलब अलोंग द लाइन ऑफ पॉइंट जॉइनिंग, ऐसा नहीं कि रिपेल कहीं बाहर हो जाएगा। जो उस प्रॉपर्टी में लिखा आया था सेंट्रल लाइन, जो क्या होता है लाइन के सेंटर के अलोंग होगा, इस तरह एक फोर्स फील होगा इस पे। तो इस पे जो फोर्स होगा F, इस पे जो फोर्स F होगा उसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, इसको हम ऐसे लिखते हैं F21 दैट्स द वेक्टर, दिस इज रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली अगर इधर एक फोर्स लगेगा तो उसको बोलते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब इसको कैसे कैसे रीड करते हैं, इसको मैं लिख देता हूं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इसको क्या रीड करेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, साइन इज वेरी नेसेसरी फॉर दैट। क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस इज रिमेंबर पॉइंट। अब देखो
अगर हम इसको थोड़ा सा और रियलाइज करने की कोशिश करें तो हमने क्या बोला था, स्टैंडर्ड एजम्पशन में ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। इन जनरली अगर हम मान लें कि इस पॉइंट पे अपन क्या करते हैं, कोई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ऑरिजिन मान लेते हैं, तो इस साइड वाले गार्डन को हमने अगर पॉजिटिव एज्यूम कर लिया तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो क्या होगा, ये आर इज द पोजीशन वेक्टर, उसका वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, दिस वेक्टर आर। करेक्ट है। अब देखो फोर्स लिखना होगा हमें, तो इन सिंपल सी फॉर्मूलिंग मीनिंग में फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस तो k तो आएगा, चार्ज भी q1 q2 आएगा, उसमें कोई नया मेंशन नहीं, q1 q2 डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का स्क्वायर होगा। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ मॉड को डिस्कस किया था, हमने बताया, आपको अगर नॉलेज होगा बेसिकली किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे यूनिट वेक्टर से, तो यूनिट वेक्टर मींस क्या होता है, उस पर्टिकुलर वेक्टर को एक यूनिटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान लो हमने एक नया यूनिट वेक्टर सेट किया, दिस इज, अगर इसको मल्टीप्लाई करके ये वेक्टर बन गया। अब ये जो वेक्टर बना तो यहां से हमें एक नया सा कंसेप्ट हम लोग डिलीवर करेंगे, क्योंकि हमको पता होता है, इसको लिखेंगे आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ दैट टर्म इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर, या उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमको पहले से पता है। ये हमने बेसिकली वेक्टर में पढ़ा। अगर हमने आर कैप से मल्टीप्लाई किया या यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना हो रहा है, के q1 q2 इनटू ए वेक्टर ऑफ r डिवाइडेड बाय rq, क्योंकि ये मॉड ऑफ r स्क्वायर्ड इज r स्क्वायर्ड और ये r कितना होगा rq, तो हमको एक नया सा टर्म मिल गया और हमने उधर i मानना है, तो इसको क्या मान अपने को i कैप। अभी क्या वेक्टर r किधर है, दिस साइड, i कैप बट दिस साइड। दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जनरली, अभी हम डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ दैट, बट एक जनरल वेक्टर का फॉर्म होता है, अगर दोनों चार्ज सेम होगा, अगर एक दूसरे को रिपेल करेगा तो दिस इज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन। एंड सेकंड, अगर हम लोग चार्ज ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालना चाहें, चार्ज ऑन 1 ड्यू टू 2, तो फिर से वही एस्पेक्ट होगा, k q1 q2 बाय मॉड ऑफ r का स्क्वायर, ये होगा। अब फिर से बात ये है कि अगर इसको बनाना होगा तो एक डायरेक्शन वेक्टर करना पड़ेगा, लेकिन इसका फोर्स कितना है, रिवर्स में, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, एक माइनस साइन लगा देते हैं, बिकॉज अगर हमने उधर को पॉजिटिव लिया तो माइनस लगाने का मतलब क्या होगा, एक नेगेटिव ऑलरेडी। अब देखो तो क्या होगा, अगेन वी मल्टीप्लाई आर कैप, उसका हम लोग वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, k q1 q2 बाय r q इनटू r वेक्टर, बट डायरेक्शन क्या होगा हमारा, रिवर्स होगा, उस फोर्स का डायरेक्शन उधर था, इस फोर्स का डायरेक्शन इधर था। हमको बाय वेक्टर की डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो क्या मैं इस मैग्नीट्यूड को देखूं और इस मैग्नीट्यूड को देखूं तो क्या लगता है अपने को, यहां से कि रिजल्ट हम लोग एनालाइज कर पा रहे हैं क्या, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2। अब बोल रहा है कि फोर्स जो सेकंड चार्ज पे लग रहा है वो क्या है, फर्स्ट चार्ज के अपोजिट है, बट बाय द मैग्नीट्यूड दे आर इक्वल। इसको हम दूसरे तरीके लिख सकते हैं, दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मैग्नेटिकली तो इक्वल होगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करके होगा दोनों इक्वल होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। इस स्टेटमेंट को देखने के बाद हमें एक आइडिया मिल जाता है, जो अपने थर्ड लॉ पढ़ा है न्यूटन का। बेसिकली न्यूटन का लॉ होता है द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू फोर्स में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस पार्ट पे हमने देखा कि F12 में इसने जितना इक्विवेलेंट फोर्स इधर लगाया उतना ही फोर्स इधर लगाया, दैट इज फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। थर्ड हमने देखा था इस क्वेश्चन में F12, जब हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात की, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ था फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो देखो मान लो कि इस बॉडी चार्ज 1 है, इसने क्या किया, चार्ज 2 पे एक फोर्स लगाया, सिमिलरली इसके एग्जैक्टली अपोजिट और प्रोपोर्शनल में 2 ने 1 पे चार्ज लगाया। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड बाय k q1 बाय r स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन q1 एंड q2, एंड q2 एंड q1 इज ऑलवेज फिक्स्ड, और दिस इज द यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इन दैट सेंस बाय मैग्नीट्यूड बोथ आर इक्वल। तो क्या करता है ये, थर्ड लॉ ऑफ मोशंस फॉलो करता है, जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड वी कैन वेक्टरली रिटन दैट F21 इज इक्वल टू F12 माइनस में। ये हमारा बेसिक्स एजम्पशन था ज्योमेट्रिकली समझने का।
अगर मैं यहां से कोई एक रिजल्ट को रिप्रेजेंट करके इस फॉर्म में लाना चाहूं जो हमने यहां पे लिखा है, तो देखेंगे कि हमने देखा था फोर्स इज इक्वल टू, अगर कोई फोर्स एज वेक्टर होता है, 1 2 डज नॉट डिपेंड्स ऑन दैट, किधर भी लग जाए, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय वेक्टर का स्क्वायर इनटू दिस इज द कैप यूनिट वेक्टर। अब देखेंगे हमको यहां से वेक्टर ऑफ आर पता है, बिकॉज अगर Q1 Q2 है तो एक फोर्स तो इसके अपवर्ड लगेगा, दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और सिमिलरली फोर्स इधर लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अगर उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम यहाँ पे एज इट इज रिलेट करना चाहें तो किस तरह लिख सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के Q1 Q2 बाई आर, जो पोजीशन होगा दिस इज R21 रेंडर्ड R21, हम लोग उसको डीप में देखेंगे क्योंकि आर का वैल्यू निकाला है, देखिए आर का होल स्क्वायर इनटू आर कैपिटल, ये हमको पता है। अब आर क्या है हमारा, R2 माइनस R1। अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, सिंपल वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो इसको क्या लिख सकते हैं, के Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 का होल क्यूब इनटू R2 माइनस R1, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। तो द वेक्टर फॉर्म R21 इज इक्वल टू के Q1 बाई Q2 R2 माइनस R1, बिकॉज R को हमने जस्ट रिप्लेस कर दिया किससे, R2 माइनस R1 से, तो हमको क्या हुआ यहाँ से वेक्टर फॉर्म मिल गया। सिमिलरली अगर हमसे पूछे F12 कितना होगा, F12 भी सेम ही होगा बट थोड़ा सा डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगा, देखेंगे के Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 का होल क्यूब R1 माइनस R2, दिस इज द एग्जैक्ट वेक्टर फॉर्म। अगर यहां से आप एक R2 माइनस R1 कॉमन करेंगे, एक माइनस आ जाएगा जो भी न्यूटन थर्ड लॉ को वैलिड करता है, तो हम लोग इस तरह वेक्टोरियल फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। वेक्टर फॉर्म में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, हमको ऑलवेज सेंटर्ड रहना पड़ता है डायरेक्शन के रिक्वायर्ड में। तो हमने जो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ था उसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया, फिर हमने एक छोटे से एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल तो नहीं बोल सकते इसको बट एक डिस्क्रिप्शन से देखने की कोशिश की क्या क्या नेचर का होता है, और हमने यहाँ फोर्स अप्लाई किया। और इसको रीड कैसे कर सकते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दैट इज द वेक्टर फॉर्म। इस सारे एस्पेक्ट को, सारे टर्म को अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म की ओर मूव करते हैं। हमें क्या जानना है उसका वेक्टर फॉर्म। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं यहाँ पे परमिटिविटी का, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जैसे हमने परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस को F0 से रिप्रेजेंट किया था, ये मीडियम क्यों आते हैं, इन सेंस ऑफ दैट अगर इसको देखना चाहें, इसने लिखा है इफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इज नॉट वैक्यूम और एयर। हमने इससे पहले जो पढ़ा था, इफ टू चार्जेस इज प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम देन F is equal to K Q1 Q2 by R squared and K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught। वो जो epsilon naught था वो किसके लिए था, सिर्फ फ्री स्पेस के लिए और वैक्यूम के लिए था, जिसको हम लोग एयर बोलते हैं। लेकिन इफ उसके बीच में कोई मीडियम आ जाए, मीडियम मीन्स मान लेते हैं जिसका परमिटिविटी समथिंग ER दिया हो, रिलेटिवली दिया हो उसके टर्म में, तो मान लो यहाँ से हमने एक फोर्स तो वही डिफाइन करेंगे 1 by 4 pi epsilon naught। यहाँ पे हमने नॉट रखा था, बट जब कोई मीडियम होगा इन दैट केस Q1 Q2 बाय R स्क्वायर फॉर एयर। ये फॉर्मूला किसका था, एयर का था। इफ अगर ये एयर में नहीं होगा, F इन सम मीडियम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स इन मीडियम, इन दैट केस दिस proportionality constant epsilon naught becomes a new constant that is only known as epsilon not correct na, Q1 Q2 by R squared, where epsilon is equal to epsilon naught into epsilon R। यहाँ पे तो epsilon naught था बट जो नया R आया वो करस्पॉन्डिंग रिलेटेड टू द मीडियम था। इसको एक और मेथड से लिख सकते थे, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता तो हम लोग को क्या लिख सकते थे, Q1 Q2 बाय K इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट वो दिया हुआ है, उसके बाद हम लिख सकते हैं। ये भी एक हमारा जाना पहचाना टर्म। लेकिन यहाँ बोलेंगे व्हाट इज दिस टर्म,
व्हाट इज दिस टर्म, इस टर्म का मीनिंग क्या होता है? तो हमने सबसे पहले देखा था कि जनरली जो ये रिलेशंस हमने क्या कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, वहां पर हमने देखा था क्या क्या एप्सिलॉन नॉट तुमको पहले से पता है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, permittivity of free space, and this is the absolute permittivity। अगर देखना चाहे absolute permittivity किसका, उस चीज का, मीडियम का, तो हम लोग को ई करते हैं absolute permittivity ER is the relative permittivity of the medium। ER क्या होता है? relative permittivity of the medium, relative permittivity of the medium। तो हमने इस एस्पेक्टिकल रिजल्ट से क्या क्या निकाल सकते हैं? समटाइम्स आपको बोलेगा सर दैट इज ईयर नॉट ई नॉट, ठीक है। अगर इससे हम कंपेयर करना चाहें तो क्या लिख सकते थे कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इस रिजल्ट को थोड़ा सा एस्पेक्टिकल मैनर में देखें तो हाउ वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं F इन एयर बाय इन दैट मीडियम के रिलेटिव्स। तो यहाँ से हमको एक रिजल्ट आता है, जब भी किसी चार्ज को किसी मीडियम में इंडल्ज करते हैं, इंडल्ज करने के बाद क्या होता है, फोर्स इन दैट मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर और वैक्यूम बाय परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ये उस रिलेटिव मीडियम का, यहाँ पे एयर भी होगा, समटाइम्स वैक्यूम भी रहेगा, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। तो इस हमने जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम ईआर को देखा था, तो जब भी हमको एयर का मीडियम बता रहेगा, इस पे क्वेश्चन से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं समटाइम्स, बिकॉज कंफ्यूजन भी बहुत होता है, हाउ डज दे रिलेट ई नॉट ई आर, समटाइम्स एनसीईआरटी में कुछ डिफरेंट होते हैं। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट बेसिक रिजल्ट को भी एक्सप्लेन किया, देयर आफ्टर इसके समहाउ जो सेकंड पार्ट का रिजल्ट था उसको भी डिस्कस किया, और एक अल्टीमेट रिजल्ट निकाला। मैं जो फील्ड होगा मीडियम में, फोर्स जो मीडियम में होगा वो क्या होगा, एयर डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर मीडियम का परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट फ्रॉम दिस कंसेप्ट, यू राइट होल थिंग्स देन यू मूव फॉरवर्ड। इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट होगा, हमने अभी देखा था उसके बारे में, जो हमने परमिटिविटी ऑफ रेशियोज देखा था। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमने कूलम्ब्स लॉ में बताया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अगर हम लोग डेफिनेशन देखना चाहें, कूलम्ब्स फोर्स इज टू बॉडी इंटरेक्शन। कूलम्ब्स फोर्स क्या होता है? टू बॉडी और टू पार्टिकल इंटरेक्शन, बॉडी जस्ट लाइक ए पार्टिकल, implying that electrical force or electrostatic force between 2 point charge is independent of the presence or absence of the other charges, and so the principle of superposition is valid। एक है कूलम्ब फोर्स also applied in the principle of superposition। उसका दो मीनिंग था, या तो इंटरेक्शन, interaction just like a attraction, implying on what is electric force between, that is the basic phenomenon, 2 points charge। most important point यहाँ ये है कि independent of presence of and absence of other charges, that's why superposition of principle is valid। अगर इसको अच्छे समझना चाहें सिंपल सी बात में, आपको पता है कि टू पॉइंट चार्ज जब होंगे तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, अगर उसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो वो जो फोर्स 2 पॉइंट चार्ज का होगा वो इंडिपेंडेंट होगा किससे? अगर कोई थर्ड चार्ज वहां प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो। अब बोलते सर सिंपल सा एग्जांपल कि अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज होंगे, या तो सब चार्ज वन टाइम में क्या होगा, एक चार्ज से अट्रैक्शन करेगा या रिपल्सन करेगा, ऐसा नहीं कि एक बार में हर एक चार्ज से अट्रैक्शन रिपल्सन कर लेगा। दैट्स व्हाई दिस प्रिंसिपल इज देयर। हम लोग इसको डायग्राम से अच्छे समझेंगे। इसका एक और जिसको हम लोग मैथमेटिकल समरी बोल सकते हैं, दैट इज फोर्स ऑन a charged particle due to number of points charge is the resultant force due to individual charge। जैसे मान लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल का सेकंड चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स होगा, फिर सेकंड पार्टिकल का थर्ड पे होगा, उसका जो इंडिविजुअल फोर्स होगा उसको हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे कोई चार्ज क्यू है, इस पॉइंट पे कोई चार्ज क्यू है,
और यहाँ पे एक चार्ज Q1 अवेलेबल है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम मान लेते हैं R1 है। सिमिलरली यहाँ पर एक चार्ज Q2 अवेलेबल है, जिसका डिस्टेंस एज ए फॉर्म वेक्टर हम लोग R2 मान लेते हैं। यहाँ से किसी पॉइंट पे Q3 अवेलेबल है, इसका वेक्टर R3 है, डॉट 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 एक Qn अवेलेबल है जो कि nth चार्ज है, क्योंकि इस पॉइंट के अराउंड इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, Rn है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक्सप्लेन क्या करता है उसको हम देखेंगे। हमको यहां पता है ड्यू टू इट पॉइंट चार्ज दिस विल फॉलो द रूल्स ऑफ कूलम्स फोर्स, तो इसके कारण इसके कुछ फोर्स होंगे। ऐसे मान लेते हैं अगर दोनों सेम चार्ज हुआ तो इस पे एक फोर्स होगा इसके कारण। अब ये जो फोर्स होगा बाकी सबके प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता। अब बाकी सबके प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं कर सकता, तो मान लेते हैं ये फोर्स हमारा F1 होगा एज ए वेक्टर। सिमिलरली मान लेते हैं ये भी अगर सेम चार्ज होगा तो F2 होगा, ये होगा हमारा F3 यानी ये होगा हमारा Fn। अगर जो समझना क्या बोला था, फोर्स ऑन पार्टिकल ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, दिस मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड डॉट 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 n तक आते हैं, तो क्या होता है हर एक इंडिविजुअल फोर्स का सम होता है। हम लोग लिखना चाहें तो फोर्स जो नेट इस पार्टिकल पे फील होगा, जो सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल बताता है कि मान लो वो फोर्स अगर F होगा, दिस इज द इंडिविजुअल वेक्टर सम। अब इंडिविजुअल वेक्टर सम क्या होता है, दैट इज F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट Fn। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और इच F1 F2 के केस में जो भी चार्ज उस पर कंबाइंड होगा वो उसके नेक्स्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, अगर वो होगा भी या नहीं होगा। इन प्रेजेंस दैट Q1 Q2 इज देयर, Q3 Q4 इज देयर, बट Qn के बीच में कुछ चार्ज होंगे भी नहीं, उस चार्ज के फोर्स पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होगा। तो सिंपल इसको बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर एडिशन होता है। सुपरपोजिशन मींस वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। इंडिविजुअल फोर्स ही बोल सकते हैं, इंडिविजुअल फोर्स ड्यू टू चार्ज। जो भी इंडिविजुअल चीज फेनोमेनन होंगे उस सारे इंडिविजुअल फेनोमेनन का जो चार्ज कंबाइंड फोर्स होगा दैट इज द सुपरपोजिशन। इस चीज को अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। हमने वहां देखा इट इज द वेक्टर एडिशन ऑफ इंडिविजुअल फोर्स ड्यू टू चार्जेस। अगर हम यहां से देखना शुरू करें फिर से, हमको अप्लाई होगा F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 डॉट डॉट Fn होगा। हमको अभी हमने वेक्टर फॉर्म सीखा है, तो मान लेते हैं R1 इज द वेक्टर, दिस इज द KQ, तो क्या लिख सकते हैं KQ Q1 बाय R1 वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू R1 वेक्टर का यूनिट, नहीं तो यहां से हम 3 भी लिख सकते हैं, दिस इज द वेक्टर, वो भी करेक्ट है क्योंकि उसका यूनिट वेक्टर फॉर्म आएगा सिंपली KQ Q2, दिस इज R2 का Q, दिस इज R2 वेक्टर डॉट डॉट n की बात करें KQ Qn R1 एंड दिस इज Rn वेक्टर। अगर सिमिलरली इसमें से थोड़ा सा कॉमन कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, इफ यू टेक KQ कॉमन तो क्या आता है Q1 बाय R1Q इंटू R1 वेक्टर Q2 बाय R2 भी का Q डॉट डॉट Qn डिवाइडेड बाय Rn का Q, दिस इज Rn वेक्टर। ये हमने क्या किया, हर एक का इंडिविजुअल का रिजल्टेंट निकाला, दैट इज Fnet। नाउ ये जो फोर्स होगा हमारा क्या होगा Fnet। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द सुपरपोजिशन। अब इसको एक मैथमेटिकल टर्म होता है जिसको हम लोग इन मैथमेटिकली शॉर्ट समेशन फॉर्म लिखते हैं, इन समेशन फॉर्म। अगर हमको n फॉर्म निकालना हो तो हम लोग बोलते हैं इन समेशन फॉर्म Fnet इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्या दिया हमारा KQ QI
बाई आर आई का होल क्यूब इंटू आर आई का वेक्टर। अब आई की वैल्यू कितना होगा, आई इजकल टू 1 to n। इसको कैसे लिख सकते हैं, के क्यू तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, दैट इज क्यू आई डिवाइडेड बाय आर आई का होल क्यूब, दिस इज आर आई वेक्टर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड सुपरपोजिशन। इसको अच्छे से लिखिए। लेक्चर में हमने बेसिकली कूलम्स लॉ को डिस्कस किया, उसको देखा, फिर लास्टली हम लोग ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखा, उस क्वेश्चन को भी किया था। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो इस रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।